तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
नमस्कार, प्राइमेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। संगीनों के साए में आज लाल आतंक को पस्त करते हुए लोकतंत्र के लिए लोग बाहर निकले। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 67% वोटिंग हुई। हालांकि इस दौरान नक्सलियों के कई कारनामे भी सामने आते रहे। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। पहले दौर में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों की 18 सीटों पर वोट डाले गए। 18 में से 12 सीटों को नक्सल प्रभाव की वजह से काफी संवेदनशील घोषित किया गया था, लेकिन 1 लाख मुस्तैद जवानों की तैनाती में लोकतंत्र के आगे जो लाल खौफ था वो हार गया। और आज ही लोकतंत्र में वोटरों को नोटा के इस्तेमाल का भी हक मिला, जिसका मतलब था कि अगर लोगों को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो इस विकल्प को भी चुन सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इसी पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम, पहले दौर का युद्ध विराम। घड़ी में जैसे ही 5 बजे वैसे ही छत्तीसगढ़ के चुनावी रण का युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम के साथ ही 142 मतदाताओं की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। हिंसक घटनाओं के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 70% मतदान हुआ। पहले दौर में 8 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बस्तर जिले की 12 सीटें शामिल थी, जबकि राजनांदगांव जिले की 6 सीटों पर मतदान हुआ। बस्तर की सभी 12 और राजनांदगांव की 1 सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। राजनांदगांव की बाकी 5 सीटों पर सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले दौर में 29,33,200 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें 14,53,730 पुरुष मतदाता थे और 14,78,659 महिला मतदाता शामिल थे। वोटिंग के लिए 4,142 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 1,311 मतदान केंद्र अति संवेदनशील थे। कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। बस्तर में केंद्रीय पुलिस बल की 727 कंपनियां तैनात की गई। बावजूद इसके कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। कांकेर में मतदान के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नारायणपुर के धोरई में भी मुठभेड़ हुई। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ इलाके में नक्सलियों ने हमला कर ईवीएम मशीनें लूटी। मतदाता बनकर आए थे नक्सली। राजनाथ गांव में बारूदी सुरंग में विस्फोट किया गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। दंतेवाड़ा में पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा बलों ने कई आईईडी बरामद किए। नक्सलियों की धमकी के चलते दुर्गापुर और सीतराम में वोटिंग रद्द हुई। नक्सलियों ने मतदान के दौरान हमले कर वोटरों के हौसले पस्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नक्सलवाद से परेशान छत्तीसगढ़ की जनता ने साबित कर दिया कि वो राज्य में शांति चाहती है, और इस बात का सबूत है सूबे में 70% से ज्यादा हुई वोटिंग। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भारत का जहां पर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभाव है, और आज खासकर जहां पर चुनाव हुए वो बेहद नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं। बस्तर संभाग का इलाका, साथ ही राजनांदगांव का। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य 2000 में बना, उसके बाद 2000 में भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस अभी तक जीत नहीं पाई। कई इसके अहम पहलू हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में चुनाव करवाना ही एक बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, क्या समीकरण बन रहे हैं, ये एक अलग मसला होता है। तो हम इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं न्यूज रूम में बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर। हमारे साथ मौजूद है दीपिका शर्मा जी, आप नेता हैं बीजेपी की। सत्या बहन जी मौजूद है हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप कांग्रेस नेता हैं। साथ ही JR शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। शुरुआत यहीं से होती है, जो मतदान आज हुए जिन इलाकों में 67% मतदान की खबर है, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानूंगा मैं। जय शरण जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर किस तरह से देखते हैं इस पूरे आज के मतदान को? देखिए, कल से जो गतिविधियां कर रहे थे नक्सलाइट्स, उससे तो लग रहा था कि पोलिंग कम होगी, लोग डर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से, जिस तादाद में स्पेशली महिलाएं इस बार जो छत्तीसगढ़ में निकली 18 सीटों पे और वोट किया है, वो देखने लायक था। सुबह अगर आप लोगों ने वीडियो चलाया होगा तो इट वाज कहीं से मैं सोचूंगा कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि लोकतंत्र में वोटिंग जो ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मैं कहूंगा डेमोक्रेसी के लिए, उसमें लोगों ने बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन छिटपुट घटनाएं तो हर जगह होती है, वो छिटपुट घटनाएं थी, लेकिन मुझे कहीं अंदाजा था कि 70% से अबव जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कम रहा। हाँ, 67% मतदान भी एक अच्छी बात कही जाएगी इस इलाके में, खासकर जो रीजन है बस्तर। नहीं, और स्पेशली एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो 40-50% तक पोलिंग होती थी, वो प्री अन्ना मूवमेंट की थी। आप अन्ना मूवमेंट के बाद देखिए, अन्ना मूवमेंट के कोई भी उनके राजनीतिक जो भी ओपोनेंट्स हैं, वो उनको कंट्रीब्यूशन ना दें, लेकिन अन्ना मूवमेंट के बाद आप देखेंगे कि यूथ बड़ी भारी मात्रा में बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ में भी देखा गया, यूथ बाहर निकले हैं, वोट किए हैं। तो ये कम से कम उनका कंट्रीब्यूशन। हम इस पूरे मसले पर आएंगे यहाँ पर, लेकिन बस्तर का जो रीजन है, एक जानकारी ये भी दर्शकों को दे दें कि जो बस्तर का इलाका है पूरा, यहाँ पर महिला मतदाता जो हैं पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। खासकर बस्तर की हर सीट पर, जो 12 विधानसभा सीट है, वहां पर महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से ज्यादा है। इसके समीकरण क्या है, अन्ना का असर क्या है, ये तमाम मसले इन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती जिसका हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, वो है नक्सल समस्या। हमारे साथ सत्या बहन जी हैं, कांग्रेस नेता आप। सत्या बहन जी, आपसे प्रतिक्रिया जानूंगा। जो मतदान हुआ आज, जिस तरह की कोशिश में नक्सली पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि मतदान का बहिष्कार करेंगे वो, और लोगों से अपील भी की थी कि वो वोटिंग ना करें। आप किस तरह से देखती हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या नजर है आपके कांग्रेस के नजरिए से? देखिए, ऐसा है, मैं तो सही मायने में सच में ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, लोकतंत्र का एक महोत्सव है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो वहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष तौर से उस क्षेत्रीय जनता को, जहाँ बहुत सारे इसमें ब्रेकर्स लगाए थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ खड़ी की थी नक्सलाइट्स ने, और उनको सबको नकार कर जनता जो पोलिंग बूथ तक पहुँची है और इतना इस तरह से मतदान किया है, तो मैं जनता को बधाई देती हूँ। एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है जो इस तरह से, जो और महिलाओं के लिए भी। मैंने खुद उस इलाके में, मैंने 20-22 बरस पहले मैंने वो इलाका देखा। कोटा गांव है, नारायणपुर है, अबूझमाड़ एक क्षेत्र ऐसा है। तो ये जो आज भी अबूझ पहले बना हुआ है। बिल्कुल अबूझमाड़। हाँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहाँ की स्थिति क्या थी और क्या है, वहाँ का कितना अनपढ़ इलाके हैं। वहाँ काफी कुछ काम हुआ था उस वक्त, लेकिन वो एक प्रारंभिक प्रक्रिया थी। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया बैलेट के द्वारा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप क्या देखते हैं, किस तरह का परिवर्तन देख रही हैं इस इलाके में, जो मतदान हुआ उस प्रतिशत के नजरिए से, साथ ही जो लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी, उस नजरिए से? देखिए, ऐसा है कि जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने वाकई जो हमारे लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की है, और मैं समझती हूँ कि वहाँ परिवर्तन लोग चाहते हैं। जो स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने, अब मैं सेंट्रल फोर्सेस जो कही थी उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन पर पूरा विश्वास किया जनता ने भी कि जो उन्होंने व्यवस्था की थी, व्यवस्था बनाई सेंट्रल फोर्सेस और वहाँ की जो फोर्स है, जो वहाँ की जो सुरक्षा बल हैं, तो ये बहुत मैं समझती हूँ कि एक परिवर्तन का एक कुछ संकेत सा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा, सत्या बहन जी, सबसे बड़ा परिवर्तन जिसकी उम्मीद की जा रही है, मैं आऊंगा, मेरे साथ दीपिका शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी आप हैं, आपका पक्ष जानेंगे। लेकिन आपसे सवाल मेरा यह है कि जो नक्सली समस्या रही है, आज इस इलाके में मतदान हुआ, इस वजह से यह बात करना बेहद लाजमी बनता है कि नक्सली समस्या को लेकर के बड़ा गोलमोल जवाब कांग्रेस का रहा है। आप क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी समस्या जो है यहां पर, उसको लेकर के कांग्रेस किस तरह निपटेगी? और जिस तरह से लोगों ने आस्था जताई है, 67% मतदान की खबर है, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या प्रतिक्रिया इस पर है आपकी?
देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शुरू से ही हम और हमारी पार्टी ने भी इस बात के लिए कहा था कि नक्सलवाद वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोगों का जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आगे का जो रास्ता है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो नक्सलाइट्स को जो इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो इसके बाद में इसका जनादेश जो आएगा उसमें मैं समझती हूँ अच्छा ही आएगा। कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो बहुत सारी बहुआयामी ये रास्ते खुलेंगे, विकास के भी रास्ते खुलेंगे, सुरक्षा के भी बात। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नक्सलवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित कांग्रेस हुई है, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ जो कांग्रेस ने मूवमेंट चलाया था, आपको मालूम होगा महेंद्र कर्मा जी जो थे, जो शहीद हो गए, तो उन्होंने एक सलमा जुलूम जो निकाला था और उसका बहुत अच्छा असर पड़ा था वहां के। सलवा जुलूम तो खैर बीजेपी की तरफ से देखिए कांग्रेस के रमन सिंह सरकार की देखिए जो भी नहीं ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लोगों ने, ये नॉन पॉलिटिकल वो था, ठीक है। लेकिन इस मामले पर भी आप लोग एक सहमत नहीं है। चलिए आपके पास में आऊंगा, दीपिका शर्मा जी हमारे साथ है। दीपिका जी, आपकी प्रतिक्रिया, आप आज के मतदान को लेकर के जिस तरह से उत्साह दिखा इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी मतदाताओं में। राजीव, मैं समझती हूँ ये प्रजातंत्र की, भारत के प्रजातंत्र की बहुत बड़ी जीत है और मैं सभी शहरी वोटर्स को छत्तीसगढ़ के जरिए से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये लोग जो इतने लीस्ट डेवलप्ड हैं, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में बाहर निकल रहे हैं, इतने थ्रेट्स के बाद अपने घरों से बाहर निकल के अपनी जान जोखिम में डाल के ये मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो हम सबको इनसे एक सीख लेनी चाहिए और भारत के मतदाताओं को बड़ी तादाद में आके हर शहर में, हर पिछड़े क्षेत्र में, हर गांव में आके वोट करना चाहिए। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के लोगों ने यह दिखाया है कि इतने बड़े थ्रेट्स के बाद, इतनी बड़ी धमकियों के बाद भी, इतने बड़े नक्सली खतरों के बाद भी प्रजातंत्र है, जो प्रजातंत्र की शक्ति है, जो जन आदेश की शक्ति है, तो लोग बाहर निकल के आएंगे और वो अपना जो बेसिक वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे। 67% मतदान को किस तरह से देख रही हैं आप? क्या कुछ बदलाव की हवा दिख रही है आपको? हालांकि ठीक है, आपके पक्ष में तमाम तरह के सर्वे हुए, उन तमाम तरह की जो हवाएं हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, ठीक है। इस मतदान से क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए, हमको इस बात का पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि भाजपा जो है वो तीसरी बार पावर में आएगी। रमन सिंह सरकार ने इतना अच्छा वहां पे डेवलपमेंट किया है, इतनी अच्छी वहां पे जो बिलो पॉवर्टी लाइंस है, वहां पे जो स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं, जो लोगों के लिए हित किया है, जो डेवलपमेंट किया है, तो लोग इस आशा से आ रहे हैं। खास तौर पे ये नक्सली प्रभावी एरिया में लोग अपने घरों से इस आशा से आ रहे हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और ये नक्सली समस्या का अंत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे लोग भी तंग आ गए हैं इस डर से, इस डर के माहौल से, और जो डर उस एरिया में डेवलपमेंट होने नहीं देता, जो उस एरिया में पुलिस या हेल्थ या एजुकेशन सर्विसेज को आने नहीं, इन चीजों से तो अभी भी वहां पर लोग महरूम हैं। और ये एक बात कही जाती है कि अभी जो अबूझमाड़ का इलाका है, बस्तर का जो इलाका है, जो करीब 50% का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, और इतनी बड़ी आबादी है, वहां तक एक मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंची। इसके पीछे एक नक्सल समस्या वजह है। हालांकि नक्सल समर्थक जो है वो कुछ अलग दलील दे, वो अलग बात है। हाँ, अजय शरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलमोस्ट केरला से बड़ा है, बिल्कुल, हाँ। इसलिए बहुत बड़ा वो है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ठीक है, 10 साल रमन सिंह जी ने वहां रूल किया है, लेकिन बस्तर की डेवलपमेंट आज भी इंडिया के कई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह 100% बर्थ अभी भी घरों में होती है जी। 21st सेंचुरी इस मामले इंडिया सुपर पावर होने जा रही है और आज भी वहां के बच्चे घरों में पैदा लेते हैं। वहां स्कूलें नहीं है, वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में लड़कियां ट्रैफिक की जाती है दिल्ली और बॉम्बे शहर में नौकरानियों के तौर पर। इसी मुद्दे पर मैं आने वाला था। बिल्कुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के या मानव विकास सूचकांक जो है उसमें ये एरिया जो है सबसे निचले। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो जो छत्तीसगढ़ में मुझे लीडरलेस दिखती है, या वो बीजेपी हो, किसी ने भी एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के बारे में कोई अपने मैनिफेस्टो में जिक्र तक नहीं किया है। और लेकिन दोनों क्लेम करते हैं कि युवा हमें वोट दे। ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। हमारे साथ सत्या बहन जी मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपसे मैं जानूंगा। दीपिका शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता आप। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि बस्तर का जो रीजन है, माना जाता है कि सरकार बनाने में यहां की भूमिका बहुत ज्यादा होती है और यहां पर अभी जो है वो बीजेपी का दबदबा है। बस्तर में 12 में से 11 सीटें बीजेपी
की हैं और राजनांदगांव में 6 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। रमन सिंह वहां से आते हैं, मुख्यमंत्री खुद, कितना कुछ इसका असर पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे इन मुद्दों पर। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आमने सामने है। कहीं ना कहीं ये जो जंग है चुनाव की वो कांग्रेस और बीजेपी में है। हालांकि बीएसपी का भी वोट प्रतिशत है यहां पर। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पहली बार चुनाव भी यहीं से लड़े थे, ये भी एक फैक्ट है। तो बीएसपी की भी नजर कई सीटों पर है। इसके अलावा बस्तर संभाग की बात करें आज हम, जहां पर वोटिंग हुई है, आज मतदान हुए 18 सीटों पर, वहां पर 8 सीटों पर सीपीआई भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो यह माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी किस उम्मीद में है, कांग्रेस किस उम्मीद में है, इन्हीं पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं। बीजेपी नेता आप हैं, पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सत्या बहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार जे.आर. शरण साहब मौजूद हैं। अब इसमें मैं आऊंगा, दीपिका जी सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लूंगा मैं इसमें कि जो मतदान आज हुए 18 सीटों पर, आपको क्या कुछ लगता है? इस बार एक लहर यह भी चली है, एक खबर यह भी आ रही है कि इस बार बीजेपी कमजोर पड़ रही है इस इलाके में। राजीव, ऐसी कोई बात नहीं है, रादर बीजेपी बहुत स्ट्रांग जा रही है। बीजेपी की लहर तो पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में भी आप विश्वास कीजिएगा पूर्ण बहुमत से रमन सिंह जी सरकार दोबारा बनाएंगे, हैट्रिक होगी। और कहीं ना कहीं पे जो जितनी भी जनता वोट करने के लिए आ रही है वो एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ आ रही है कि एक ऐसी सरकार आएगी जो डेवलपमेंट भी देगी, जो एम्प्लॉयमेंट भी देगी, हेल्थ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो करप्ट नहीं होगी, जो घोटाले नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं उम्मीदों की बात आपने की है, उम्मीदों का जिक्र यहां पर साफ होना चाहिए कि उम्मीदें किस तरह की है। बस्तर संभाग का जो इलाका है, जो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक पिछड़ा हुआ है, रमन सिंह इतने पॉपुलर नेता माने जाते हैं, इतने पॉपुलर मुख्यमंत्री माने जाते हैं, आप भी आपकी पार्टी आके कहीं ना कहीं वो तुरुप का पत्ता है इस चुनाव में। क्या कुछ लगता है, कौन सी उम्मीदें पूरी होने वाली? राजीव, आपको स्वयं ये बात नहीं पता है शायद कि आदरणीय रमन सिंह जी ने वहां पे बस्तर और बाकी क्षेत्रों में कितना काम किया है। आपको पर्सनली वहां पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना वहां 10 साल पहले वो क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था और कितना ज्यादा वहां पे नक्सलियों का प्रभाव था। अब तो वहां फिर भी आज जो 66% लोग अपने घरों से बाहर आए हैं, वो क्यों निकल पाए हैं? वो इसलिए निकल पाए हैं कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि सबसे पहले वो मतदान के लिए वहां पे पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात है, ठीक है ना, विकास की जो बातें नहीं, बस्तर का जो इलाका है दीपिका जी, आप इससे अनजान नहीं होंगी। ठीक है, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्कूल की आप बात कर लीजिए, अस्पतालों की बात कर लीजिए, ये प्लानिंग कमीशन की भी रिपोर्ट आई, उस प्लानिंग कमीशन में भी यहाँ का जिक्र किया गया है। मानव विकास की उसमें बड़े निचले पायदान पर आता है। देखो राजीव, ऐसा है कि जो नक्सली प्रॉब्लम है वो ओवरनाइट तो हल होगा नहीं। आजादी के 66 सालों में से 60 साल तो केंद्र में कांग्रेस ने रूल किया है। तो कहीं ना कहीं पे नक्सली जो मूवमेंट है, इसको बढ़ावा देने में या इसको ना रोक पाने में कांग्रेस का तो बहुत बड़ा हाथ है।
तो ये कहना कि रमन सिंह सरकार जो है एक जादू की झंडी घुमाएंगे और नक्सली प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, और यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, आप कॉम्बिंग ऑपरेशंस नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिविलियंस और नक्सलियों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम है। नक्सली प्रॉब्लम एक बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम हो गई है। ये रेड कॉरिडोर के नाम से हमारी कंट्री के 166 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं पे हमें आंध्र प्रदेश मॉडल फॉलो करके बहुत स्ट्रिक्टली इस नक्सली प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। उस मॉडल को फॉलो करने में दिक्कत क्या? सवाल तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। यही देखिए जो नक्सली प्रॉब्लम को एड्रेस करना है वो तो केंद्र की पॉलिसी है। आप स्टेट गवर्नमेंट अपना सपोर्ट दे सकती है, जो केंद्र सरकार की नीति है उसको लागू कर सकती है, पर कहीं ना कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस की भी बहुत जरूरत है, आर्मी की जरूरत है। वहां पे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, वो एक समाधान नहीं है कि फोर्सेस लगाकर इस पूरी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, कांग्रेस नेता पूर्व सांसद सत्या बहन जी हमारे साथ है। सत्या बहन जी, क्या लगता है कि कांग्रेस भी इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही है? क्योंकि बस्तर रीजन में आप एक सीट ही जीत पाई हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि आपको भी वहां से नकार दिया गया? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी बात चली थी कि जो आंध्रा का मॉडल है, तो उसको मैं आंध्रा के बारे में आपको याद दिला देना चाहती हूँ। जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे तो नक्सलवाद इतना ज्यादा था, और एनटी रामाराव के समय से ही था, पहले उनको शुरुआत हुई थी, और इसके बाद में इतना चरम पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद में वाईएस राजशेखर रेड्डी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद धीरे धीरे उस समस्या को सॉल्व किया, और सारे वहां से मैं समझती हूँ कि नक्सलाइट्स का पूरी तरह सफाया हो गया, और वो जो थे भी वो मुख्यधारा में आ गए। तो यही जो है, हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो उसी तरह का जो मॉडल है या उसी तरह का प्रयास है, उसी तरह का वातावरण है, तो वो छत्तीसगढ़ में भी बनेगा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। नहीं, आपकी तरफ से हमेशा कहा गया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सोशल और इकोनॉमिक समस्या है, बिल्कुल समस्या। तो क्या नहीं आपकी रणनीति को क्या यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया? अगर स्वीकार किया होता तो फिर आपको सिर्फ एक सीट क्यों मिलती? देखिए, सामाजिक और आर्थिक समस्या से ही नक्सलवाद पैदा होता है, इसकी जननी तो यही है, शोषण है। मैं आपको ये भरोसा आप लोगों को क्यों नहीं दिलवा पाए? बस्तर के रीजन में, बस्तर की जो सीटें हैं 12 सीटें, देखिए बस्तर का जो निर्माण हुआ था इसका छत्तीसगढ़ का, तो वो कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, और इसका विकास के रास्ते पर चलने के लिए ही हुआ था कि यहाँ का इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, तो इसके साथ में ही बस्तर बड़े शांतिपूर्वक बस्तर को इसको क्या नाम छत्तीसगढ़ को उसमें से अलग करके एक राज्य बनाया, और फिर उस पर प्रयास किया कि वहां पर आगे विकास किया जाए, और उससे बहुत सारी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जनादेश का हमने हमेशा सम्मान किया, ये कोई बात नहीं है ऐसी कि हमें 1 सीट मिली या 2 सीट मिली। अब आगे हम समझते हैं कि हमारी सरकार भी बनेगी। चलिए, सरकार बनेगी। जी आर साहब, सरकार बनेगी, क्या इस मामले को पूरा देखा जाए, आज ये मतदान प्रतिशत और आज जो लोगों का रुझान है, या आज के सिर्फ इतने पर से क्या कुछ आपके का आकलन कहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 18 सीटें हैं, ये इसमें 10 कम से कम बड़े लोग, बड़े नेता जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो आज इलेक्शन लड़ रहे थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर रमन सिंह, और 10 सबसे अमीर उम्मीदवार भी इसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं। जी, ये सबसे गरीब क्षेत्र है जी, लेकिन उम्मीदवार सब 10 अमीर उम्मीदवार भी इसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि भगवा रंग पे लाल रंग चढ़ गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उसी का रंग कहीं ना कहीं मुझे आज दिख रहा है, जो भी थोड़ा बहुत दिखा है। नहीं तो इतना 10 साल आप रूल करते हैं, मैजिक बैंड के लिए 10 साल की जरूरत नहीं होती। वो ओवरनाइट अगर आपसे कोई कहता है कि आप 24 घंटे में कुछ करके दिखाइए, तब तो मैजिक बैंड की जरूरत होती है। लेकिन जनता ने आपको 10 साल दिया वहां रूल करने के लिए, और 10 साल में भी अगर आप एक समस्या में से निपट नहीं पाए तो आपने किया क्या? जी ठीक है, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का यहाँ वक्त है। अब ब्रेक से लौटेंगे तो हम बातचीत करेंगे, खासकर राजनांदगांव जहां पर है, और इतनी बड़ी घटना घटी मई महीने में, जो सबसे बड़ा नक्सल अटैक हुआ, उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं उनकी जान चली गई। उसमें महेंद्र कर्मा शामिल रहे, अनंत कुमार पटेल शामिल रहे जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उस समय थे, साथ ही उदय मुदलियार भी शामिल रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक खबर यह भी चली थी कि क्या इसकी सिंपैथी वोट भी कांग्रेस लेने की कोशिश में थी, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी और क्या इसका असर चुनाव पर पड़ने वाला है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।
developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के रण का आगाज पहले चरण के मतदान के साथ ही हो गया। चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होगा। उनकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन पहले चरण के मतदान के साथ ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ के इस जंग में बाजी मारेगा। कौन मारेगा बाजी? छत्तीसगढ़ में कौन मारेगा बाजी, कांग्रेस या बीजेपी? क्या रमन सिंह जीत के हैट्रिक लगाएंगे या फिर कांग्रेस को 25 मई को कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले का फायदा मिलेगा? जाहिर है इस बात का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के समीकरण पर गौर करें तो एक हद तक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। 2008 विधानसभा चुनाव का समीकरण। पहले चरण में जिन 18 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बाकी 3 पर कांग्रेस। राजनांदगांव जिले की जिन 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है, उनमें से खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और डोंगरगांव विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है, जबकि खुज्जी और मोलामानपुर सीट पर कांग्रेस काबिज है। राजनांदगांव जिले की 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के पाले में हैं। ये सीटें हैं अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बीजापुर, जबकि कोटा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जादू सूबे की जनता के सिर चढ़कर बोला था। दूसरी बार छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। 2008 में विधानसभा की 90 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की, जबकि 38 सीटें कांग्रेस के खाते में आईं। 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर 10 साल तक काबिज रहने वाले रमन सिंह ने अपने शुरुआती कार्यकाल में बेहतर काम किया। उसी का नतीजा था कि रमन सिंह ने 2008 में बेहतर बहुमत से वापसी की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का असर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मई महीने में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमले ने रमन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सूबे की जनता राज्य में शांति और सुरक्षा चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सल असर कम करने में रमन सरकार नाकामयाब रही है। मुख्यमंत्री रमन सिंह एक बार फिर राजनांदगांव से मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने नक्सली हमले में मारे गए पूर्व कांग्रेसी विधायक उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नक्सलियों की गोलियों का शिकार हुए नेताओं के नाम पर वोट मांग रही है। ऐसे में रमन सिंह के सामने अपने गढ़ को बचाना चुनौती होगी। 2008 से लेकर 2013 तक चुनावी समीकरण में भारी फेरबदल हुआ है।
पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में राइट टू रिजेक्ट यानी नन ऑफ द एबव की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के रण में बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल वन न्यूज। जी तो छत्तीसगढ़ चुनाव जो है उसमें एक इस बार बेहद एक अहम मसला यह है कि जो मई में नक्सल हमला हुआ, सबसे बड़ा हमला अब तक का माना जाता है, उसमें कई कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो है मारे गए, जिसमें विद्याचरण शुक्ल शामिल है, महेंद्र कर्मा शामिल है। और माना यह जा रहा है कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराती रही है। और चुनाव में यह देखा भी गया कि कांग्रेस ने खुलकर इसके लिए सहानुभूति वोट मांगने की कोशिश की। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, साथ ही सत्या बहन जी मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे हम जानेंगे। लेकिन जे.आर. शरण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। जे.आर. शरण जी, इस घटना को इस चुनाव के नजरिए से किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना पक्ष लिया है इस पूरे घटना को लेकर, और जो इसका फायदा उठाने के लिए रमन सिंह के खिलाफ अलका मुदलियार मैदान में है, महेंद्र कर्मा की पत्नी मैदान में है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जनरली बाईपोल्स में ये होता है कि जो सिटिंग एमएलए या एमपी होते हैं उनके फैमिली को टिकट दिया जाता है और सहानुभूति वोट के लिए ही दिया जाता है जनरली, कि सीट हम उसको बरकरार रख सकें। लेकिन मुझे लगता है कि मई 25 की घटना से कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा सबक या उसको ज़्यादा भुनाने में या उसकी जो भी वोट में टर्नआउट करने में कामयाब नहीं रह पाई है। क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि वीडियो फुटेज जो वहाँ की दिख रही थी मुझे, कुछ ज़्यादा उत्साहित लोग नहीं दिख रहे थे। ठीक। और आज भी आप देखिए जो राहुल गांधी की इवन जो अंतिम स्पीच थी वहां उन्होंने थोड़ा अलग जगाने की कोशिश की कि अगर वो रहते तो हम चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते, बस। हाँ, ठीक है। लेकिन आप जब इलेक्शन की बात आती है, जब टिकट की बात आती है, तो आप जोगी जी की बात मानते हो, जिनका एक छवि ठीक नहीं है वहां, जो ऑलरेडी वहां चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है, फिर भी उनका बोलबाला आता है। जो वहां के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सारा कुछ ये किया, उनका कहीं नहीं है। तो ये तो कांग्रेस तो वहां डिवाइडेड हाउस देख रही है। ठीक। ये तो इससे अच्छा पिच नहीं, कांग्रेस नहीं, इतना अच्छा एक सेकंड, इतना अच्छा पिच बीजेपी को तैयार करके शायद ही कांग्रेस किसी और स्टेट में दे रही है। एक बात ये भी कही जाती है इस बीच कि कांग्रेस बीजेपी जो है वो चुनाव इसमें जीत नहीं रही है छत्तीसगढ़ में, बल्कि कांग्रेस हार रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की जीत, इवन छोटे स्टेट छत्तीसगढ़, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीतेगी तो कहीं ना कहीं ये नमो नमो का जो है वो ब्रेक लगेगा, एक कम से कम स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। उस मुद्दे पर आऊंगा, बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा है। मोदी वहां मुझे लगता नहीं है कहीं दूर दूर तक मुझे संभावना। मोदी बहुत प्रचार करने वहां जुटे, ताबड़तोड़ प्रचार हुआ, सोनिया गांधी पहुंची, बड़े नेता पहुंचे, राष्ट्रीय मुद्दे कितने हावी हैं ये बात करना बेहद जरूरी है, हम इस पर आएंगे। लेकिन ये इस पर बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष जानना जरूरी है कि किस तरह से ले रहे हैं जो नक्सल अटैक हुआ, जिस सहानुभूति वोट की बात की जा रही है। दीपिका जी, कांग्रेस का आरोप हमेशा यह रहा है कि इसके लिए बीजेपी गुनहगार है और बीजेपी के साजिश के तहत यह हमला हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये असर भी दिखेगा इस बार चुनाव में? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये बात सबको पता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह जी की सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो कारवां था, उनकी प्लान इन्होंने लास्ट मिनट पे चेंज करी। इतने नक्सली इन्फेस्टेड एरिया से गुजर रहे थे, उन्होंने पुलिस को खबर नहीं करी, उन्होंने सिक्योरिटी को खबर नहीं करी, उन्होंने सिक्योरिटी की मांग नहीं करी, सिक्योरिटी की मांग रिटर्न में होती है, उन्होंने नहीं करी। और कहीं ना कहीं पे आईबी का भी ये मानना है और राज्य सरकार का भी मानना है कि कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के एक नेता स्वयं इन्वॉल्व थे नक्सलियों को ये वाइटल इंफॉर्मेशन देने में कि वहां से कैवलकेड गुजर रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी, जो कैंपेनिंग के लिए आई हुई थी, उन्होंने स्वयं सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया, उन्होंने उसका ध्यान नहीं किया। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते और अपनी प्लान्स लास्ट मिनट पे चेंज ना करते। आपको लगता है दीपिका जी ये बीजेपी में डर है इस बात को लेकर के, इस घटना को लेकर के कहीं जो असर डाले चुनाव में? हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, हमने उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी थी और
हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि लोग जो हैं केवल एक संवेदना के तौर पे या एक उस तौर पे कि यहाँ पे वो शहीद हुए हैं तो हम उनको वोट दें। लोग अगर वोट डालने आ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी के इशू पे डालने आ रहे हैं, डेवलपमेंट के इशू पे डालने आ रहे हैं। उनको स्कूल चाहिए, उनको डिस्पेंसरी चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां पे उनको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इतनी गरीबी है उन एरियाज में, वहां उनको ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर कांग्रेस उनकी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि सीनियर लीडर्स कांग्रेस की लीडरशिप वहां पे उस हमले में गई है, परंतु जो कांग्रेस का ये जो तरीका है कि वहां पे इस सिंपैथी वेव को यूज किया जाए और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए और ठीक है, सत्या बहन जी हमारे साथ हैं, वही बेहतर बताएंगी, सामने लाया जाए, तो ये गलत बात। चलिए ठीक है, सत्या बहन जी, आपको लगता है कि कांग्रेस इसको इस्तेमाल करने की कोशिश में, और क्या इसका आप फायदा नफा नुकसान देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं दीपिका जी ने जिस तरह के बेतुके आरोप लगाए हैं और रमन सिंह सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी सुरक्षा के बारे में, तो उस पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह से बेतुके आरोप लगाए हैं, मैं उनको पूरी तरह से नकार करती हूँ। पहली बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसके बाद में, और ये भी है दुखद, ये भी लास्ट मिनट पे चेंज किया, ये भी दुखद बात है। उन्होंने अपना रास्ता मैडम लास्ट मिनट पे उन्होंने अपना प्लान चेंज किया था। कांग्रेस की लीडरशिप को भली भांति पता था कि वो एरिया इतना खतरे वाला है। उन्होंने ना स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किया था, ना सेंट्रल फोर्सेस को इन्फॉर्म किया था। वो उन्होंने लास्ट मिनट में अपना प्लान चेंज किया था और वो उन्होंने अपना कारवां का रास्ता वहां से लिया था, जो बहुत ही संगीन इलाका माना जाता है। उन्होंने ऐसा क्यों लेकिन किया? सरकार की भी दीपिका जी इसमें ठीक है, सरकार की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए सरकार कभी से एडवाइजरी जाती है, एक लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइजरी बकायदा जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं कि वहां पर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं रिटर्न में जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं सुरक्षा प्रदान कर, हर एक नागरिक की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, ये मान लीजिए। दूसरी बात, सरकार तभी आपकी हेल्प करेगी ना अगर आप सरकार के बनाए हुए प्लान के हिसाब से, सिक्योरिटी प्लान के हिसाब से चलेंगे। अगर आप सरकार के सिक्योरिटी प्लान को फॉलो नहीं करेंगे और लास्ट मिनट में अपना रूट, अपना रास्ता बदल देंगे अपनी मन मर्जी से, तो वीआईपीज़ की प्रोटेक्शन कैसे होगी? और यहाँ पे आईबी ने भी माना है, यहाँ पे राज्य सरकार ने भी माना है कि, और कांग्रेस की लीडरशिप ने भी माना है कि लास्ट मिनट में इनके चेंज हुआ है। और खास तौर पे मैं आपके चैनल के द्वारा ये पूछना चाहूंगी कि ये एक कांग्रेसी नेता कैसे बच गया? नक्सलियों ने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन उनमें से एक जिनका नाम मैं भूल रही हूं, वो बच गए। और ये भी कहा जा रहा है, गांव-गांव में अगर आप बस्तर में जाए, उस एरिया में जाए, तो ये कहा जा रहा है कि उस कांग्रेस नेता ने नक्सलियों को इंफॉर्मेशन दी थी कि ये कैवलकैड यहां से चेंज हो गया। यहां पे रमन सिंह सरकार की कहां से गलती है अगर आप लास्ट मिनट पे अपने प्लान चेंज करते हैं तो? ठीक है सत्या बहन जी, देखिए ऐसा है, पूरी तरह से रमन सिंह सरकार की नाकामयाबी है, सुरक्षा में बिल्कुल पूरी तरह चूक नहीं, लापरवाही है और एक आपराधिक लापरवाही है। और ये कहना तो और भी ज्यादा दुखदाई है कि नेताओं को मरवा के सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कांड कराया। ये तो बहुत ही सिंपैथी, बहुत ही गलत है। दीपिका जी आपको टाइम मिलेगा, नक्सल समस्या के और इसकी जितनी भी नक्सली समस्या की जितनी चुनौतियां थी नक्सलवाद की, उसका कांग्रेस ने बहुत जोरदारी से मुकाबला किया है, हिम्मत से मुकाबला किया। और उनके यहाँ जा के जिस तरह से महेंद्र कर्मा जी और दूसरे नेता जो आदिवासी नेता थे, उनके बीच में जा के वो करे, इसी वजह से तो वो सब चिड़े हुए थे, इसी वजह से नक्सल। और रही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भेजी थी कि ये यहाँ पर कहीं भी ये जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, नक्सलवाद का अटैक हो सकता है, आता हूं मैं आपको, तो क्या अटैक हो सकता है, लेकिन ये काम ऐसा नहीं कि रमन सिंह के पास जाके, मैं आप दोनों के पास आता हूं। सिक्योरिटी की एक ड्रिल होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, हमेशा सिक्योरिटी की एक ड्रिल, एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले कांग्रेस लीडरशिप ने 3 इस पर बहुत बातें हो चुकी है, जांच का विषय है, ठीक है, एक जांच के बाद, एक इंक्वायरी के बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव में जिस तरह से इसको हथियार बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, उस पे हम बातचीत कर रहे हैं। जयशोर साहब, क्या ये चुनाव इस बात का भी सबूत होंगे, इस बात पे भी मुहर लगाएंगे कि ये जो घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हार जीत के जो नतीजे आते हैं, क्या वो इस बात के सबूत होंगे?
देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भगवे रंग पे लाल रंग चढ़ गया है। मैंने पहले भी बोला था। और दूसरी बात ये कि मैं अगर आम आदमी हूं, मैं कहीं भी जाता हूं, मेरी सुरक्षा स्टेट का दायित्व है। मैं अपना चेंज प्लान करूं, मैं नहीं करूं, ये स्टेट का दायित्व है। इससे आप नहीं नकार सकते कि आप नहीं देखिए, आप मुझे रोक नहीं सकते। आपको पूछ के नहीं कोई जाता, कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, सरकार उनको पूछ के नहीं होता। मेरे डेफिनेशन से राजनेता वो होता है जो लाल बहादुर शास्त्री जैसा होता है, जो जहां मर्जी जहां चले जाए उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आजकल के नेता हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिनको जरूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है ये तो वही जाने, इससे अच्छा नहीं। ठीक है, जो हालात है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालत किसने क्रिएट किया? आप 10 साल छत्तीसगढ़ में 10 साल बीजेपी की रूल रही है, आप 10 साल में नाकामयाब हुए हैं। इसका मतलब कि आपने न वहां स्कूल खोला, न वहां मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आजकल डॉक्टर रमन सिंह को चावल वाले बाबा के नाम से भी वहां पुकारा जा रहा है। आप डॉक्टर रमन सिंह का नाम लीजिए ना लीजिए, चावल वाला बाबा बोलिए तो लोग समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हाल हुई है, लोग चावल देके वोट खरीदना चले। क्यों नहीं? 8 साल में नहीं आप ठीक है सर, लेकिन उस जनादेश को आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे? जो वो भी गलत है। दोनों नेशनल पार्टियां इस देश को दे आर टेकिंग फॉर ए राइड। दोनों नेशनल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्या 60 साल आप इस देश पे रूल करते हो और आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि इस देश में आधे लोग भूखे हैं? और आपको शर्म नहीं आती कि आपने 10 साल वहां रूल किया छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, इसलिए तो फ्री में खाना दे रहे हैं 1 रुपए में। और क्या है ये? सर वहाँ ये नामनामी का सबसे बड़ा सबूत है। वहाँ से मानव तस्करी होती है, लोगों को काम नहीं मिलता। वहाँ की लड़कियां यहाँ दिल्ली में आती हैं, उनका बहुत शोषण होता है और वो मजबूर है वहां से आने के लिए। तो दीपिका जी इस तथ्य से नहीं, दीपिका जी इससे नहीं, इस तथ्य को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो वहां पे हालत है महिलाओं की, लड़कियों की, जिसका जिक्र जया शरण जी ने भी किया और सत्या बहन जी भी कर रही हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल मेरा यह है कि क्या बीजेपी पूरी तरह से सिर्फ रमन सिंह की छवि के सहारे यहां पर है या फिर कुछ खामियां रह गई हैं? दिल पे हाथ रख के स्वीकार करिए उसको। राजीव, जहां महिलाओं और लड़कियों का सवाल है, उनकी ट्रैफिकिंग का सवाल है, तो राजस्थान का नाम क्यों नहीं लेते आप? हरियाणा का नाम क्यों लेते? ठीक है, लेकिन उसके बिना पर आपको कुछ करने की छूट ट्रैफिकिंग तो ऑल इंडिया प्रॉब्लम है, ये केवल छत्तीसगढ़ तक लिमिटेड नहीं है। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सबसे ज्यादा है। जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आप झारखंड की झारखंड की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, झारखंड में भी आप रहे हैं सरकार में। नहीं देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। और जहां तक ये चावल जो है 1 रुपए पे दे रहे हैं, तो इस प्रकार की गरीबी है वहां पे और डेवलपमेंट में बहुत बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि बहुत नक्सली अफेक्टेड एरिया है। और नक्सलिज्म को दूर करने के लिए, बिकॉज इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसमें वक्त लगता है। इट इज नॉट अ जादू की छड़ी कि ओवरनाइट वो ठीक होती है। अगर आप बस्तर में 10 साल हो गए, 10 साल से ये सरकार है ना, देखिए राजीव, आज 66% पॉपुलेशन बाहर आई है, खासतौर पे आधे उनमें से महिलाएं हैं। अगर वो बाहर आके वोट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हिम्मत, ये साहस कहां से आई है? ये उनके अंदर हिम्मत, ये साहस इसलिए आई है क्योंकि उन्हें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट मजबूत है और अगर वो वोट करने के लिए जाएंगे तो सुरक्षा में कोई तकलीफ नहीं होगी और वोट करने के बाद उन पे कोई हमले नहीं होंगे। यही इस बात का सबूत है। अगर लोगों के मन से डर गायब हो गया, सरकार चुनौती देने के लिए महिलाएं हिम्मत करके आगे आई हैं, बाकी जनता आई है। रिजल्ट आएंगे तो हम देखेंगे। चलिए वो तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। जया शरण जी, दीपिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सेफोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब टर्न अराउंड ज्यादा हो तो इट इज वोट फॉर ए चेंज। तो अगर उसको तो अगर वो देखा जाए तो बीजेपी और जहां एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इनकम्प्लीट वो होती है ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, nobody can say anything। नहीं तो मैं राजनीति की नहीं हूं, लेकिन मैंने राजनीति को बहुत क्लोजली वॉच किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछला परफॉर्मेंस बीजेपी का इस क्षेत्र में कम से कम है,
18 में से 15 सीटें वो कम से कम रिपीट होने नहीं जा रही है। ये पक्का है। और इसके लिए मैं आपको क्या वजह लगती है? वही मैं बता रहा हूं। एक तो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच जो है वो जैसे दिल्ली में बीएसपी है, ठीक है, वो लड़ती है, सीट नहीं जीत पाती है, लेकिन वोट काटती है वोट काटने का फैक्टर है, वो डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो इस बार बहुत सक्रिय है। बीजेपी से दूसरा खूजी के एमपी हैं, एमएलए हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, राजेंद्र पाल भाटिया जी, ठीक है, वो उनको टिकट नहीं दिया गया। वो ऐसे रिबल कैंडिडेट खड़े हैं और काफी हावी हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। वही नहीं, बीजेपी के जा रहा हूं मैं आपके पास, डोगरेगांव सीट पे खिदुरान साहू जी हैं, वो भी सिटिंग एमएलए थे, उनको भी सीट नहीं दिया गया। वो भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी ऐसे रिबल कैंडिडेट खड़े हैं। तो ये तो 3 रिबल कैंडिडेट तो मेरे पास है बीजेपी। ठीक है, कुछ और खबरें आती रहे। मैं आ रहा हूं। लता उसेंडी जी हैं, महिला और बाल विकास मंत्री हैं आप वहां पर। विक्रम उसेंडी हैं, पूर्व फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। इन सब के बीच भी खिलाफ भी एक हवा है, ये भी कही जा रही थी कहीं ना कहीं बात। ठीक है, मैं आऊंगा, आप दीपिका जी आपके पास आऊंगा। सत्य बहन जी, देखिए ऐसा है, शरण साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल अपनी जगह सत्य है और इन्होंने वहां पर अध्ययन किया है। दूसरी बात, एक सभी जगह सबको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के में तक सीमित नहीं थे। मैं समझती हूँ वो देश के नेता थे, उनके अपना सिद्धांत थे, अपने विचार थे। हालांकि वो भाजपा का नेतृत्व करते थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके, और उनकी भांजी करुणा शुक्ला जो सांसद भी रह चुकी हैं और वहां पर उनका अपना प्रभाव भी है। उन्होंने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से हट चुकी है और ये बिल्कुल गर्त में जा रही है और रमन सिंह सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही, हुई है। तो ये हम नहीं कर रहे, बाकी जनता नहीं कर रही। हाँ, अलका मुदलियार के समर्थन में उन्होंने बिल्कुल समर्थन भी किया है। तो आपको कितना मुनाफा मिलने वाला है इसका? नहीं, देखिए अब ये तो वो सच्चाई बात कह रही है, तो हमें तो फायदा मिलेगा। ठीक है, सच बात कहिए, सच तो इसमें भी होगा, क्योंकि करुणा शुक्ला जैसी नेता अगर आपके पक्ष में कहीं वोट मांगने गई है अलका मुदलियार के साथ, वो भी रमन सिंह के खिलाफ, तो कुछ तो आपने उम्मीद की होगी उनसे। देखिए हम उम्मीद क्या करें, वो तो जो सच्चाई है वो उन्होंने सामने जाहिर की है, उनका दर्द है। नहीं, आपको नहीं, सत्या बहन जी, एक सवाल यहां पर जानना जरूरी है। ठीक है, एक बात जो कही जाती है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं जो जानकार है राजनीति के, कि बीजेपी जीतती है, उससे ज्यादा मसला यह है कि कांग्रेस हार रही है। क्या आपको लगता है कि जो खेमेबाजी है कांग्रेस की, विपक्ष खुद खत्म हो गया छत्तीसगढ़ से, यही वजह है? देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खेमेबाजी है, इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ तो बहुत ही जूतों में दाल बटती है। नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए, कांग्रेस खेमेबाजी तो सब जगह थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अनुशासित हमारे संगठन। चरणदास महंत का अपना एक अलग राग है, ये तो सबको दिख रहा है। ये तो दुनिया जानती है। एक बोर्ड भी लगाते हैं। नहीं, ऐसा बोर्ड कोई नहीं। बोर्ड उन्होंने ये कहा, उसका बोर्ड जैसा आपने पीटीवी में देखा था कि बोर्ड ये था कि जो टिकट मांगने जा रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के, तो इसमें कोई गलत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के पास ही अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उनके पास ही जाते हैं। बाकी तो सब मिलजुल कर फिर वहां पर स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी होती है। अगर आप ये इसमें बुराई की क्या बात है? नहीं, तो अगर आप ये कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं किया, तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे कि विपक्ष के नाते आपने क्या किया। नहीं, विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं, हमने इनकी नाकामयाबी को आगे जनता के सामने लाए हैं। हम इनकी नाकामयाबी को, इनकी विफलता को सामने लाए हैं। और यही नहीं, हमने नक्सलवाद जो यहाँ की मेन समस्या, उससे लड़ते लड़ते हमने अपना पूरा कैडर खोया है। ठीक है, ये सवाल भी यहाँ पर हाँ, ठीक है, जयश्वंत साहब। सत्या बहन जी, सबसे बात बताऊं कि कोयला घोटाले में रमन सिंह इन्वॉल्व हैं। आपने उसको आपने इनकैश नहीं किया। वही नहीं, उनके खिलाफ कई सारे घोटाले हैं जिसके जिक्र कांग्रेस करती है। सीडी का खुलासा भी हुआ, जिस तरह से बैंक मैनेजर से पैसा लेने की बात हुई, सही गलत क्या है वो, उसमें मैं पार्टी नहीं बनना चाहता। और एक मंत्री के घर में एक महिला जो थी, वो उसको जला हुआ शव मिला, जला हुआ शव मिला, उसके साथ रेप हुआ, उसने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके पिए के यहाँ उनका जला हुआ शव मिला। लेकिन सत्या बहन जी, इस पे आप क्यों शांत थी? एक मुद्दा वीपी सिंह को मिला था। एक सेकेंड, एक मुद्दा मिला था वीपी सिंह को, उसने इस देश में तहलका मचा दिया था, आपको बाहर कर दिया था।
एक मुद्दा मिला था जयप्रकाश नारायण को, इंदिरा गांधी को भी सीट गंवानी पड़ी थी, और आपको इतने मुद्दे बोले और आप छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रहे। हुआ क्या सरन साहब, एक बात बता दीजिए, इंदिरा जी को ठीक है, आपको सिंपैथी वे भी है, आपको करप्शन भी है, नॉन डेवलपमेंट। अगर पिछली बात को जाएंगे तो ये बता दीजिए कि पूरा बहुमत जब मिला दीपिका जी आऊंगा मैं, जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिला था, ये सारी पार्टियां एक हुई थी, सारे झंडे सब फिर कितने दिन रहे, 2.5 साल रहे, 2.5 महीने रहे, 13 दिन रहे, 13 महीने रहे, बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा सरकार चला ही नहीं पाई, ये सारा देश जानता है। नहीं, लेकिन ठीक है जय शरण जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका कितना असर आप देख रहे हैं? मैं बात करूंगा दीपिका जी से, सत्या बहन जी से, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से इतिहास भूगोल बदलने की बात हुई, मोदी जाते हैं प्रधानमंत्री पर निशाना, प्रधानमंत्री जाते हैं तो मोदी पर निशाना, इसका कितना असर देख रहे हैं? और आज का मतदान क्या कहता है? जिस तरह से लोग स्थानीय मुद्दों के साथ आए पोलिंग बूथ पर, क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी है, उसका भी असर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलना चाहूंगा। आप 1998 के इलेक्शन से देखिए, असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जीता वो पार्लियामेंट इलेक्शन हारा। ठीक है, ये एक ट्रेंड रहा है। हाँ, ठीक है, पिछले 3 बार ये ट्रेंड रहा है। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि ये सेमीफाइनल है और अगर बीजेपी यहां जीतती है तो अगली बार जीतेगी, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। हाँ। आज करप्शन, छत्तीसगढ़ की करप्शन की बात हो रही है, आज इंडिया की करप्शन की बात वहां नहीं हो रही है। आज जिस तरह से नहीं मुद्दा बना, नरेंद्र मोदी अगर नहीं, नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं उनके भाषण में ज्यादातर हिस्सा जो अगर केंद्र का होता है। आजकल दोनों, मैं पहले से कह रहा हूं, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी अपने को सो कॉल्ड कहती हैं, जो 2 बड़ी पार्टी भारत में है अभी, दोनों का प्रॉब्लम यह है कि उनके लीडर पहले जैसे नेता, आप क्यों वाजपेयी जी को सब लोग सुनते जाते थे, क्यों नेहरू जी को सब लोग सुनने जाते थे, क्यों महात्मा गांधी को, क्यों लाल बहादुर शास्त्री को लोग सुनने जाते थे? वो जनता से अपनी कॉर्ड मिलाते थे, वो जनता की बातें करते थे। आजकल के नेता हवा में भाषण देके आ जाते हैं, इसलिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, चल भाई मेरे नेता का भाषण सुनना। बिल्कुल, पहले लोग चल के आते थे, उनमें नैतिक बल था। आज हवा हवाई सारा कुछ है। अच्छा, दिक्कत है कांग्रेसी नेता के पास कि वो तो स्पीच लिख के ले जाते हैं, वही पढ़ के चले जाते हैं। इतिहास भूगोल का जो नहीं, इतिहास भूगोल की जो परीक्षा हो रही है नेताओं के बीच में, जो कंपटीशन छिड़ा है, उसको किस तरह से लोग लें? दीपिका जी, आपको क्या लगता है, क्या ये असरकारी होगा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में? देखिए राजीव, हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन हो, वहां पे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, सदा हावी रहते हैं। कांग्रेस ने इतने गुल खिला दिए हैं सेंटर में, जो आप पूछ रहे थे कि उन्होंने विपक्ष का काम क्यों नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने इतने गुल खिला दिए सेंटर में कि उनकी मॉरल अथॉरिटी ही नहीं रही है कि वहां पे वो राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बोले। और साथ ही साथ में क्योंकि उनका अपना हाउस इतना डिवाइडेड है वहां पे, और ये तो निरंतर प्रेस में ये खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हावी हैं और नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव बहुत है। और यही कारण है कि 66% आज वोटर्स टर्न आउट हुआ है और लोग बाहर निकल के आए हैं। एंड समवेयर जो लोग हैं वो मन से नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को अब सरकार में देखना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा हूं। हाँ, सत्या बहन जी, कॉन्फिडेंस है, समय की कमी है। हाँ, सरकार देखिए, जिसका आप नाम बार बार ले रही है, महिमा मंडन कर रही है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन वो पूरी तरह से नकारात्मक सुनिए, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और कोई भी उनके पास ऐसा, सुनिए आप ये छोड़ दीजिए सब बात को, कौन प्रशंसा कर रहा है कौन नहीं, लेकिन सही मायने में ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा कोई नहीं, रचना। कांग्रेस हमेशा रचनात्मक मुद्दों पर बात करती है, विकास की बात करती है, अपनी योजनाओं के लिए बात करती है, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री तक को कोसने के लिए और करने के लिए बस इनके सिवाय और वो कोई मुद्दा नहीं है। समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया। नकारात्मक राजनीति जल्दी से, जल्दी से, दुखदाई है देश के लिए और बहुत गलत है। चलिए, इसका निर्णय जो है जनता करेगी। जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया जी। शरण जी, चुनाव के इशारे क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार आप बनवा रहे हैं? जी देखिए, इस पे तो अभी स्पेकुलेट करना बाकी होगा क्योंकि अभी मोर देन 60% पोलिंग बाकी है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका, कि ये जो 18 सीटें थी, इसमें 12 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। हाँ, बिल्कुल। और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए और 5 जनरल थे जी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आउट ऑफ 143 कैंडिडेट्स 11 कैंडिडेट केवल महिलाएं थी, जिसमें बीजेपी ने केवल 2 महिलाओं को टिकट दी और 3 महिलाओं को कांग्रेस ने। दीपिका जी, खुद महिला होने के नाते क्या जवाब देंगे? आखिर प्रतिक्रिया आपसे। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि केवल 2 महिलाओं को,
ये तो दिख रहा है दीपिका जी, ये तो मान लीजिए, इसको तो स्वीकार कर लीजिए। देखिए एक राजनीतिक पार्टी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। 18 सीट में से अगर भाजपा ने 2 पे दिया है तो आई जेन्युइनली फील इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फॉरवर्ड स्टेप। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट सत्या बहन जी। देखिए ऐसा है अभी ये कि भाई ये महिलाओं को नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये जो सही बात है। और ये जहां तक बात करते हैं आपके पिछले चुनाव में प्रदेश का ही चुनाव हुआ था गुजरात में, वहां एक भी मुस्लिम को वो टिकट नहीं दिया। दूसरी बात वहां पर सर्वे आया था, राष्ट्रीय स्तर का सर्वे आया था, उसमें ये था कि महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। लेकिन इनके जो सो कॉल्ड क्या है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, हवाबाई दावेदार, उन्होंने कहा, देखिए दुखदाई बात है कि उन्होंने कहा कि महिलाएं कुपोषण की शिकार नहीं, बच्चे कुपोषण की शिकार नहीं है, वो तो अपनी डाइटिंग करते हैं। तो इससे ज्यादा जलालत और शर्म की क्या बात होगी? तो अपमान है महिलाओं का। समय की कमी है सत्या बहन जी, दीपिका जी समय की कमी है, समय की कमी है। चलिए आप सबके अपने दावे हैं, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी 18 सीट पर मतदान हुए हैं, देखना होगा, अभी बहुत ज्यादा सीटें बाकी है, 72 सीटों पर अभी मतदान बाकी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर के अब देखना यह होगा कि नतीजे क्या होते हैं, तो जनता के हाथ में है और 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन रुख जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के जो दावे हैं रमन सिंह की छवि को लेकर के, क्या वो कामयाब होंगी या फिर जो पिछला चुनाव हुआ था बहुत ही थोड़े अंतर से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी, क्या इस बार गुटबाजी को छोड़ करके कांग्रेस चुनाव में मैदान मार पाएगी? ये सब देखने वाली बात होगी 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्राइमेट में इतना ही। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए।